कहानी एक हाई स्कूल की लड़की यूरी से शुरू होती है, जो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी अलग और परेशान नजर आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी। उसका हमेशा से सपना था कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उस दिन जब वो घर लौटी तो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, थकी हुई और उदास। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, चिंता मत करो, एक दिन तुम जरूर किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जाओगी। लेकिन यूरी सच्चाई जानती थी, बिना पैसों के ये सब मुमकिन नहीं था। वो अपने पिता को दोष देने लगी। उसके पिता की मौत किसी दूसरे बच्चे को बचाते हुए हो गई थी और वो यूरी और उसकी माँ को अकेला छोड़ गए थे। गुस्से और दर्द में उसने कह दिया, अगर उन्हें हीरो बनना था तो कम से कम हमारे लिए कुछ पैसे तो छोड़ जाते। उसकी ये बात उसकी माँ के दिल पर लग गई और गुस्से में आकर उसने यूरी को थप्पड़ मार दिया। यूरी हैरान और आहत हो गई और गुस्से में घर से बाहर निकल गई। बाहर अंधेरी और बारिश भरी रात थी, लेकिन उसे बारिश की कोई परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। अंदर हर तरफ पुराने और टूटे फूटे सामान पड़े थे। अगली सुबह जब यूरी बाहर निकली तो सब कुछ बदल चुका था। उसका काम गायब था और उसकी जगह चारों तरफ हरे भरे मैदान थे। न कोई घर, न सड़क, न गाड़ियां, कुछ भी नहीं। क्योंकि उसने पिछली रात कुछ खाया भी नहीं था, वो कमजोर महसूस करने लगी और बेहोश हो गई। तभी एक जापानी सैनिक सुकुमा उसे वहां मिला। उसने यूरी को उठाया, पानी पिलाया और उसे एक औरत के पास ले गया जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। वो उसे आंटी चुरू कहकर बुलाता था। आंटी चुरू ने यूरी को खाना दिया और उसकी देखभाल की। खाना खाते समय यूरी की नजर टेबल पर रखे एक अखबार पर पड़ी, जिस पर तारीख थी 2 जून 1945। वो हैरान हो गई और पूछने लगी कि इतनी पुरानी तारीख का अखबार क्यों रखा है। आंटी चुरू ने शांत स्वर में कहा, ये आज का अखबार है। यूरी सन्न रह गई। वो बाहर भागी और चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने इतिहास की किताबों में जापान के बारे में पढ़ा था। आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे थे और उसे समझ आ गया कि अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। घबराकर वो वापस उसी गुफा में गई, उम्मीद करते हुए कि वो अपने समय में लौट जाएगी। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। वो साल 2024 से सीधे 1945 में आ चुकी थी। थकी और डरी हुई यूरी वापस रेस्टोरेंट आ गई। आंटी चुरू ने उसे आराम करने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया। उसी रात उन्होंने यूरी को सुकुमा की तरफ से एक खास चॉकलेट भी दी। उन्होंने समझाया, ये चॉकलेट सिर्फ कुछ चुनिंदा सैनिकों को ही दी जाती है। इसका स्वाद हर किसी को नहीं मिलता। और सच में जब यूरी ने उसे चखा तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग था, बहुत रिच, बेहद खास और ऐसा जो वो कभी भूल नहीं सकती थी। अगली सुबह से यूरी ने आंटी चुरू के साथ काम में मदद करना शुरू कर दिया। काम करते करते उसे एक हैरान करने वाली बात पता चली। उस रेस्टोरेंट में सभी सैनिकों को मुफ्त खाना दिया जाता था। आंटी का मानना था कि यह जवान किसी फरिश्ते से कम नहीं है, जो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। थोड़ी ही देर में यूरी की ही उम्र की एक लड़की वहां आई, जो अपने पिता के भेजे हुए ताजा मछली लेकर आई थी। लोग अक्सर ऐसा करते थे, जो भी मिल पाता भेज देते, ताकि आंटी सैनिकों को अच्छा खाना खिला सके। कुछ ही समय बाद सुकुमा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर यूरी पर पड़ी, वो कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया, जैसे नजरें हटा ही नहीं पा रहा हो। फिर उसके एक दोस्त ने उसे हल्का सा धक्का दिया, तब जाकर वो बैठा। आंटी ने यूरी का सबसे परिचय करवाया और यूरी सबको चाय देने लगी। जब वो सुकुमा के पास पहुंची तो उसने धीरे से उसे पिछली रात की चॉकलेट के लिए धन्यवाद कहा। सुकुमा कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही एक सैनिक अपनी चॉकलेट उसकी ट्रे में रख देता है। फिर एक और देखते ही देखते सभी सैनिक अपनी अपनी चॉकलेट उसकी ट्रे में रखने लगते हैं। यूरी हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है, इन सब के पास ये खास चॉकलेट कैसे है। तभी एक सैनिक मुस्कुराते हुए गर्व से कहता है, हम फाइटर पायलट हैं, एक खास यूनिट। हमें नहीं पता कि हम कब मर जाएं, इसलिए ये चॉकलेट हमें एक खास पहचान के तौर पर दी जाती है। ये सिर्फ हमें मिलती है, किसी और को नहीं। मर जाएं,
ये शब्द सुनकर यूरी चुप हो जाती है। उसके चेहरे का भाव बदल जाता है और सुकुमा तुरंत ये बात नोटिस कर लेता है। खाने के बाद उसकी बेचैनी को समझते हुए सुकुमा उसे पास की एक पहाड़ी पर ले जाता है। वहां से नजारा बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ सफेद लिली के फूल ऐसे फैले हुए थे जैसे जमीन पर कोई नरम चादर बिछी हो। उन फूलों के बीच खड़े होकर हवा भी मीठी और सुकून भरी लग रही थी। सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर यूरी धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता जो तुम करते हो? सुकुमा आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं, फिर मुझे डर क्यों लगे? यूरी नजरें झुकाकर धीमे से कहती है, लेकिन जंग कभी कुछ देती नहीं। ये सिर्फ छीनती है, खासकर मासूम लोगों की जान। उसकी सच्चाई और मासूमियत भरी बात सुनकर सुकुमा हल्के से मुस्कुरा देता है। वो कहता है, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, दिल से बात करती हो। उस रात यूरी को नींद नहीं आती। वो सच्चाई जानती थी, जापान ये युद्ध हारने वाला है। उसे पता था आगे क्या होने वाला है। जलते हुए शहर, भूखमरी, दर्द, नुकसान और एक टूटा हुआ देश। वो सुकुमा को बचाना चाहती थी, उसे उस अंजाम से दूर रखना चाहती थी जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन कैसे? कोई भी इंसान इतिहास को बदले बिना सब कुछ कैसे बचा सकता है? वो चाहती थी कि काश वो अतीत को बदल पाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी समय के साथ छेड़छाड़ की हमेशा एक कीमत होती है और वो कीमत बहुत भयानक हो सकती है। अगले दिन फिर से सैनिक खाने के लिए आते हैं और सुकुमा भी उनके साथ होता है। उस दिन आंटी वहां नहीं होती, इसलिए यूरी अकेले ही सबको खाना परोसती है। आज सब सैनिक थोड़े ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उनमें से एक की छोटी बेटी का जन्मदिन था। वो गर्व से अपनी बेटी की फोटो सबको दिखाता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी भी होती है। वो बताता है कि उसे अपनी बेटी को देखे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये सुनकर यूरी चौंक जाती है और पूछती है, तो आप बिना उसे देखे ही जंग पर जा रहे हैं? सैनिक ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, हाँ, मैं अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। यूरी अब चुप नहीं रह सकी। वो गुस्से में बोल उठी, तुम सब पागल हो क्या? जिन्होंने तुम्हें ये आदेश दिए हैं उनसे कभी कहा गया कि वो भी तुम्हारे साथ लड़े? वो लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं और तुम्हें मरने के लिए भेज देते हैं। तभी टाटा नाम का एक सैनिक गुस्से में खड़ा हो गया। उसे ये बात अपनी बेइज्जती लगी और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, सुकुमा ने बीच में आकर शांत आवाज में कहा, हम यहाँ किसी के आदेश से नहीं हैं, हमने खुद ये रास्ता चुना है। अपने देश की सेवा करना कोई बेवकूफी नहीं, ये एक सम्मान है। यूरी ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, लेकिन जंग कभी किसी को कुछ नहीं देती, ये सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करती है। टाटा फिर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी आंटी खाना लेकर अंदर आ गई। सब चुपचाप बैठ गए और वहीं पर वो बहस खत्म हो गई। सैनिकों के जाने के बाद आंटी यूरी को एक कब्रिस्तान ले गई जहां उनकी बेटी और दामाद दफन थे। वे दुश्मन के हमले में मारे गए थे। आंटी उनकी कब्रों के पास चुपचाप रोने लगी और धीरे से बोली, लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ जान दी, इस देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। वापस आते समय यूरी ने एक छोटे से घर के सामने बैठी एक लड़की को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और साफ दिख रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। जब यूरी ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि उसके पिता एक सैनिक थे जो युद्ध में मारे गए और उसकी माँ एक बमबारी में जान गंवा चुकी थी। ये सुनकर यूरी का दिल टूट गया। उसने उस लड़की को गले लगाया और धीरे से कहा, बस थोड़ा और, जल्द ही जापान ये जंग हार जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, जापान फिर से मजबूत बनेगा। लेकिन उसकी ये बात किसी ने सुन ली। पीछे खड़े कमांडर ने उसके बाल पकड़ ली और चिल्लाया, अभी तुमने क्या कहा, फिर से बोलो। यूरी जरा भी नहीं डरी, उसने वही बात दोबारा कह दी। कमांडर गुस्से से पागल हो गया। तुम्हें लगता है जापान हार जाएगा? अपनी ही देश का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सुकुमा दौड़ कर आया और उसे रोक लिया। कमांडर ने गुस्से में सुकुमा को पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त आंटी वहां आ गई
और जोर से चिल्लाई, रुको, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये स्पेशल फोर्स से है, ये सैनिक हीरो हैं और तुम इन्हें मार रहे हो। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और आखिरकार कमांडर पीछे हट गया और वहां से चला गया। सुकुमा ने यूरी को सुरक्षित घर पहुंचाया, लेकिन यूरी अंदर से हिल चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। फिर भी सुकुमा उसके पास एक साए की तरह बना रहा, जैसे उसकी खामोश हिफाजत कर रहा हो। लेकिन इतिहास तो पहले ही लिखा जा चुका था। 6 अगस्त, वो दिन जिसे जापान आज भी दर्द के साथ याद करता है। उसी दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया, जिसे जापान को सरेंडर करना पड़ा। यूरी ने इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब वो इसे खुद जी रही थी और उसके अंदर का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब यूरी रेस्टोरेंट साफ कर रही थी, उसने कुछ सैनिकों को धीरे धीरे बात करते हुए सुना। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वे कह रहे थे, कल के हमले में जापान का लगभग आधा हिस्सा तबाह हो गया। दुश्मन कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। अगर हमारे लीडर्स ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा। यूरी और सुनना चाहती थी, लेकिन तभी आंटी ने उसे बाहर से बुला लिया। उन्होंने उसे गर्म कपड़ों का एक बंडल दिया और कहा, इसे पास के गांव में दिया, वहां से हमें इसके पैसे मिलेंगे और उन्हीं पैसों से हम रेस्टोरेंट के लिए अनाज खरीदेंगे। जब यूरी गांव की तरफ जा रही थी, तब उसने पहली बार जंग की असली भयावहता देखी। दुश्मन के विमान आसमान में उड़ रहे थे और तूफान की तरह बम गिरा रहे थे। कुछ ही पलों में जोरदार धमाके होने लगे। घर, खेत, परिवार, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। चारों तरफ आग फैल गई थी। यूरी चाहती तो वहां से भाग सकती थी, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो आंटी की वफादारी और प्यार की कर्जदार है। वो तुरंत वापस उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन तभी पास की एक इमारत में धमाका हुआ और उसकी छत यूरी के ऊपर आ गिरी। भारी मलबे के नीचे फंसी यूरी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगी। तभी उसे अपनी आवाज सुनाई दी, यूरी। वो सुकुमा था। उसने भारी मलबा हटाया, यूरी को अपने कंधे पर उठाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। अगली सुबह सैनिक आखिरी बार रेस्टोरेंट आए, खाने के लिए नहीं बल्कि अलविदा कहने के लिए। उसी शाम उन्हें जंग के मैदान के लिए रवाना होना था। सुकुमा आंटी के पास आया और गहराई से झुककर बोला, आपने हमारी देखभाल ऐसे की जैसे हम आपके अपने बच्चे हों। हमारे लिए आप माँ जैसी हैं, एक देवी की तरह। आंटी मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यूरी चुपचाप सब देख रही थी। उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वो जानती थी ये लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो बाहर भागी ताकि अपने आंसू छुपा सके। तभी उसने इटारा नाम के एक सैनिक को देखा। वो घबराया हुआ था, तेज तेज सांस ले रहा था। यूरी तुरंत समझ गई वो भागने वाला है। तभी बाकी सैनिक भी वहां आ गए और उसे घेर लिया। इटारा चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैंने पहले ही अपने सभी अपनों को खो दिया है। मैं उस लड़की के लिए जीना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। एक सैनिक गुस्से में चिल्लाया, गद्दार, एक सैनिक का फर्ज है लड़ना। तभी यूरी आगे बढ़ी और बोली, आप किसी को मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इटारा को जीने का हक है, प्यार को चुनना गलत कैसे हो सकता है? उसकी बातें जैसे सबके दिल पर बिजली की तरह गिरी। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सुकुमा ने इटारा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जाओ, अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। बाद में सुकुमा यूरी को आखिरी बार उसी लिली के खेत में ले गया। उसने बताया कि उसका सपना एक टीचर बनने का था, लेकिन उसे अपने पिता के रास्ते पर चलना पड़ा। यूरी ने उससे कहा, मत जाओ, जापान ये जंग हार जाएगा, प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन सुकुमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मेरे जैसे सैनिक पीछे हट जाएं, तो बच्चों की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे जैसे लोगों को कौन बचाएगा? उस रात सभी सैनिकों ने आखिरी बार साथ बैठकर समय बिताया। यूरी दौड़कर सुकुमा के पास आई और बोली, प्लीज मत जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन सुकुमा पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने रास्ते पर चल पड़ा, अपनी किस्मत की ओर। अगली सुबह गांव वाले सैनिकों को विदा करने बेस पर गए। यूरी पीछे रह गई रेस्टोरेंट साफ करने के लिए। तभी उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला, सुकुमा का लिखा हुआ एक खत। वो तुरंत साइकिल लेकर जितनी तेज हो सके बेस की तरफ भागी। जब वो वहां पहुंची, तब तक विमान उड़ान भर रहे थे।
वो देर कर चुकी थी। एक एक करके सारे जहाज आसमान में उड़ गए। यूरी बेबस होकर उसका नाम पुकारती रही जब तक उसकी आवाज खो नहीं गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब यूरी ने आंखें खोली तो वो फिर से उसी गुफा में थी। साल था 2024। वो भाग कर घर गई और उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोने लगी। यूरी ने माफी मांगी और पहली बार परिवार की असली कीमत समझी। उस दिन के बाद यूरी बदल चुकी थी। अब वो ज्यादा समझदार थी और जिंदगी के लिए पहले से ज्यादा आभारी। एक दिन उसकी क्लास एक वॉर म्यूजियम गई। यूरी चुपचाप चल रही थी, तभी वो अचानक रुक गई। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, सुकुमा की। उसके पास उसकी कहानी और वही खत भी रखा था। कांपते हाथों से यूरी ने उसे पढ़ा। प्रिय यूरी, मैं फिर से उसी लिली के खेत में हूँ जहाँ फूल भी तुम्हारी मौजूदगी के सामने फीके लगते हैं। मैं हमेशा तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे जंग पर जाने नहीं दोगी। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, आजाद रहो, अपने सपनों को पूरा करो। अब अलविदा कहने का समय आ गया है। शायद किसी और वक्त किसी और दुनिया में हम फिर मिलें। तुम्हारा सुकुमार। ये पढ़ते ही यूरी जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे समझ आ गया था यह कोई सपना नहीं था, सब कुछ सच था। वो वक्त में गई थी, उसने प्यार किया था और उसे खो दिया था। बाद में वो फिर से उसी लिली के खेत में गई, लेकिन इस बार वहां सिर्फ एक ही फूल बचा था। उसने उसे धीरे से छुआ, आंखें बंद की और एक फैसला लिया। वो सपना पूरा करेगी जो सुकुमा जी नहीं पाया। वो एक टीचर बनेगी और बच्चों को सिखाएगी शांति, प्यार और जिंदगी की असली अहमियत। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।